नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी राठौर और मैं drBano.com से हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है यूक्रेन में एमबीबीएस के रिगार्डिंग। तो आज का ये जो वीडियो है ये टोटली यूक्रेन एमबीबीएस के बारे में है कि यूक्रेन में आप कैसे एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे स्टडी है, क्या पैटर्न है स्टडी का और वेदर कैसा होता है। और वहाँ पे मतलब जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है, जो एक नॉर्मल सी क्वेरी होती है कि कैसे वहाँ पे एमबीबीएस का, तो जितनी भी स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। यूक्रेन में एमबीबीएस अभी कुछ टाइम से, कुछ सालों से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि वहाँ के स्टडी पैटर्न की वजह से। क्योंकि जो यूक्रेन में एमबीबीएस का स्टडी पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एमबीबीएस करने। तो कुछ सालों से हम बहुत से स्टूडेंट्स को यूक्रेन में एमबीबीएस के लिए भेज रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास क्वेरीज़ भी आ रही हैं कि कैसे रहता है वहाँ पे, कैसे अप्लाई करना है, पढ़ाई कैसी होती है वहाँ पे, रहना खाना, जो भी बेसिक क्वेरीज़ होती है वो हमारे पास आती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए यूक्रेन में एमबीबीएस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यूक्रेन टोटली एक यूरोपियन कंट्री है, प्योर यूरोपियन कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप में आती है ये कंट्री। यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है और ये सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया। यूक्रेन की जो कैपिटल है वो है कीव और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूक्रेन में जो कीव में भी हैं और बाकी अदर स्टेट्स में भी हैं। यूक्रेन में एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 साल का होता है और वहाँ पे जो कोर्स पैटर्न है वो ECTS जो है वो फॉलो किया जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि 1 से 12 स्टूडेंट स्टाफ का रेशियो होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है क्लासरूम्स में जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है कि 50, 60, 70, 80 जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ क्लास में बैठे हुए हैं। इससे क्या होता है कि टीचर फोकस नहीं कर पाता है हर स्टूडेंट पे। लेकिन वो जो ECTS सिस्टम होता है जिसमें 1 से 12 या 1 से 14 स्टूडेंट और स्टाफ का जो रेशियो होता है उसमें जो टीचर होता है वो पर्टिकुलर हर स्टूडेंट पे फोकस कर पाता है, एक स्पेशल प्रेफरेंस दे पाता है स्टूडेंट को और स्टूडेंट पे ध्यान दे पाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बहुत सारी भीड़ रहेगी तो हर एक स्टूडेंट सवाल करेगा तो पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा। लेकिन जितने कम लोग रहेंगे, आई थिंक जो स्टडी की क्वालिटी है और जो टीचर का भी पढ़ाने का जो तरीका है आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये पूरे यूक्रेन में और पूरे ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन अभी मैं बात यूक्रेन की करूँ तो स्पेशली यूक्रेन में ये ECTS सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। और इसके बाद जो उनका स्टडी का जो पैटर्न होता है वो टोटली मॉडर्न मेडिसिन पे बेस्ड है, मॉडर्न मेडिसिन पे। जैसे कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न फिर भी फॉलो किया जाता है, वहाँ पे बहुत मॉडर्न पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है। जैसे कि क्योंकि इंडिया में अभी तक रोबोट्स का ऑपरेशन करना, रोबोटिक्स जो भी मतलब ऑपरेशंस हैं वो अभी इतना पॉपुलर नहीं है इंडिया में। आई थिंक नहीं होते हैं। लेकिन US, UK और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रोबोट्स जो हैं वो ऑपरेशंस करते हैं, सर्जरीज़ करते हैं। तो इसके लिए रोबोटिक्स जो टेक्निक्स है वो पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। तो उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है जो कि आपको यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। यूक्रेन में 4 टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होती है। नंबर 1 प्राइवेट, जो कि जैसे हमारे यहाँ पे होती है प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। नंबर 2 आता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। थर्ड आपका आता है नेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो नेशनल गवर्नमेंट के अंडर होती है। और फोर्थ आपका आता है फेडरल यूनिवर्सिटीज़। जो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें सिर्फ MBBS नहीं होते, अदर कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, मतलब MBBS के अलावा।
इसके बाद स्टूडेंट्स के ये भी सवाल आते हैं कि ये स्टेट, नेशनल, फेडरल, प्राइवेट, इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टडी करना है MBBS की स्टडी करना बेटर रहता है। तो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा बेटर होती है कंपैरिजन किया जाए अगर उनका स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से और फेडरल यूनिवर्सिटी से। देन फिर जो मेन बात आती है वो आती है बजट की, ऑफ कोर्स, कि यूक्रेन में स्टडी करने के लिए कितना बजट आपका आ जाता है। ऑफ कोर्स अगर आपका उतना बजट नहीं है तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स पैसा आपने लगाना है तो बजट का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यूक्रेन में मिनिमम अगर एक अप्रॉक्स बजट की बात की जाए तो 18 to 19 लाख्स ट्यूशन फ़ीस जो है 6 साल की आपकी आती है। ड्यूरेशन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 6 साल का ड्यूरेशन होता है यूक्रेन में, तो 6 साल में आपको लगभग 18 से 19 लाख के करीब आपकी ट्यूशन फ़ीस जो पड़ती है, बाकी आपका रहना खाना जो है वो अलग से होता है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के ये भी सवाल होते हैं यूक्रेन में कैसा वेदर होता है, वहाँ पे कितना टाइम लगता है जाने के लिए। वैसे तो ये सारी चीज़ें आजकल स्टूडेंट्स खुद भी गूगल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि यूक्रेन का वेदर एक तरह से आप मान लीजिए ठंडा ही रहता है। गर्मियों में भी टेम्परेचर वहाँ पे एवरेज जो रहता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, और विंटर में थोड़ा ज़्यादा ठंड हो जाती है, 0 या फिर माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है वहाँ पे। लेकिन ये सब की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इशू भी नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में हर जगह सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम होते हैं, तो वैसे कोई वेदर का इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है सब स्टूडेंट्स पे या किसी पे भी। उसके बाद खाने का, ऑफ कोर्स कहीं भी हम जाते हैं तो हमें खाने का एक मेजर इशू आता है खाने का। तो यूक्रेन में जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा टाइप्स हैं या जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेस जो है वो अवेलेबल है। लाइक इंडियन स्टूडेंट्स को बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं होती है कि खाने का प्रॉब्लम उनको कोई फेस नहीं करना पड़ता, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में हम आपको भेजते हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ NMC और MCI से अप्रूव्ड है, WHO में लिस्टेड है, तो वो भी आपको चेक करना चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं क्या वो WHO NMC लिस्टेड हैं या नहीं। तो बिल्कुल वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें भी हम आपको भेजते हैं वो सारी लिस्टेड होती है, WHO में भी और NMC में भी। उसके बाद ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंट फ़्लाइट्स हैं दिल्ली से कीव तक। कीव जो है वो यूक्रेन की कैपिटल है, तो वहाँ तक फ्रीक्वेंट फ़्लाइट्स हैं। अप्रॉक्स आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 6 साढ़े 6 घंटे की फ़्लाइट होती है, मतलब हाँ बस ये कीव तक। उसके बाद जब आप डिफरेंट स्टेट जाते हैं तो वहाँ कीव से वहाँ तक भी फ्रीक्वेंट फ़्लाइट्स, ट्रेन, बसेस, वो आराम से आपको वहाँ मतलब आराम से मिलता है वो आपको सब। उसके बाद आपका जो स्टडी होता है पूरा टोटल 6 साल का, वो टोटल इंग्लिश मीडियम होता है, तो वो भी एक बहुत प्लस पॉइंट है। हाँ, आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, वो किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो ऑफ कोर्स ये तो जाहिर सी बात है, आपको अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे, वहाँ के पेशेंट से डील करेंगे, तो आपको थोड़ा सा वहाँ की लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई कोर्स नहीं करना होता लैंग्वेज का, बट एक बेसिक नॉलेज जो है वो लैंग्वेज का आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये सब जो है बेसिक डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी यूक्रेन की जो करेंसी है वो रिवनिया है, रिवनिया HRYVNIA। तो रिवनिया इसे जैसे भी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो अभी जो रिवनिया का जो प्राइस चल रहा है, अभी 1 यूक्रेनियन रिवनिया इज़ इक्वल टू 2.84 इंडियन रुपीज़। बाकी आप जो फ़ीस अपना सब कुछ पेमेंट करेंगे, ट्यूशन फ़ीस एंड हॉस्टल एंड मेस का, वो आपको डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ेगा उस टाइम जो भी डॉलर का रेट चल रहा होगा। बाकी आपने जो बाहर अपना कुछ भी शॉपिंग करते हैं, सामान लेते हैं, वो आप यूक्रेनियन करेंसी में ही करेंगे। यूक्रेन हमसे टाइम में 2.5 घंटे पीछे है। और ये सब जो मैंने बताया, ये सारी बेसिक डिटेल्स थी यूक्रेन के बारे में। ये हमने एक बेसिक वीडियो बनाया था यूक्रेन के बारे में। बाकी आपको
पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कोई डिटेल चाहिए होगी तो उसका पर्टिकुलर हम अलग से वीडियो बनाएंगे हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में। बाकी ये एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था कि कैसे यूक्रेन में एमबीबीएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ईजी अप्लाई करना होता है, आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं देना होता है। तो यूक्रेन के बारे में, एमबीबीएस के बारे में, बाकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अलग से वीडियो हम बनाएंगे। थैंक यू सो मच।